वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन विद इंडिया पाकिस्तान टेंशन, लेकिन उसमें ओवरनाइट बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और इसके साथ पाक भारत जो बढ़ती कशीदगी है, कौमी सलामती का अहम इजलास हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सियासी क़यादत को दिफाई तैयारियों और हुकूमती सफारती इक़दामात में एतमाद में लिया है। बिल्कुल, इन कैमरा सेशन हुआ था पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल पर, जो अब तक की भारतीय अज़ाइम है और सियासी जमातों को इस हवाले से ना सिर्फ आगाह किया गया, जो खदशात हैं, खतरात हैं, उस पर भी बात हुई। DG ISPR ने इस मौके पर यह कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अगर दुश्मन ने जाहरियत की तो अफवाज पाकिस्तान भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। एब्सोल्युटली। और पाक भारत बढ़ती कशीदगी कम करने की कोशिश के लिए अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सरकारी दौरे पर रात पाकिस्तान पहुंचे हैं और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अपने सरकारी दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। साथ में इसके साथ साथ जो खलीजी ताउन काउंसिल है उसने भी दोनों ममालिक से कहा है कि जी टेंशन कम की जाए। आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की दरख्वास्त पे बंद कमरा मुशावरती इजलास भी होगा। और पर्सनली व्हेन आई वॉच द इंडियन मीडिया, तो वहाँ पे भी अब चीज़ें डीएस्केलेट होती जा रही हैं, ऑल्दो के वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसका कोई जवाब पेश कर सके, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा है। हाँ, प्रॉबेबली मेरे ख्याल में अगर एकदम ही वो बिल्कुल सारा चीज़ों को ठंडा कर देते तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, सो दे हैड टू काइंड ऑफ ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन ऑर्डर पे, ताकि वो एकदम से लगता ना कि भाई कुछ है ही नहीं है, विच एक्चुअली लुक्स लाइक। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज हमारे प्रोग्राम के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल रात एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट में हमने देखा कि एक दफ़ा फिर से वही राइट मैसेज जो सेंड किया गया। दूसरी जानिब से हम देख रहे हैं कि इराक़ से भी बातचीत के लिए कल एक अहम दौरा हुआ और ये सारा सिनेरियो अब बन इस तरह से रहा है कि पाकिस्तान इज सेंडिंग अ मैसेज अगैन एंड अगैन दैट वी आर रेडी, बट ऑन द कॉन्ट्री फ्रॉम द अदर साइड इंडिया डजंट लुक रेडी एट ऑल, बल्कि मुश्किल में नज़र आ रहा है कि वो इस सिचुएशन में क्या करे कि झेप मिटाने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं अब ऐसा लग रहा है कि वो उस तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया इज इन बिटवीन रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसको जो एक बयानिया बनाया, उसकी स्ट्राइडेंसी को उस फीवर पिच पे ले गए कि जहाँ से वापसी फरार अब उनको मुश्किल हो रही है। क्योंकि देखिए, अब वो लगता ऐसा है कि उनकी गवर्नमेंट मीडिया के अपने एक बयानिए के नरगे में आई हुई है और उसको राह फरार अभी नज़र नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ, ये एक रिएक्शन था जो भारत की वहाँ पे रिप्रेशन है कश्मीर वैली में, और कंटिन्यूअल एफर्ट्स हैं कि नॉर्मलसी शो की जाए। अब वो नॉर्मलसी एक्चुअली है नहीं। जब अब आप एक आर्टिफिशियल चीज़ को इम्पोज करते हैं तो जाहिर है एट सम पॉइंट देयर वुड बी अ वेरी वेरी वायलेंट रिएक्शन, जो इस वक्त उसमें वैली में हुआ। और उसको चूंकि वो पॉकेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो दुनिया के सामने एक रियलिटी पेश कर चुके थे कि जी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, टूरिज्म शुरू हो गया है, कश्मीर की इकॉनमी इज़ ऑन बूम। और उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव वो ये थे कि कश्मीर की जो शनाख्त है और इसके डेमोग्राफिक्स, इसको तब्दील किया जाए इसी बहाने, और प्रॉपर्टी भी हथियाई जाए टूरिज़म के नाम पे कुछ रिप्रेशन करके। और इस इंसिडेंट का जो डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है वो भारत को, कि उन्होंने कश्मीरियों को मज़ीद उनकी प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया है। लगभग तकरीबन 50 से 100 के करीब घर में इस्मार किए गए हैं, कुछ लीजेस कैंसिल हो गई हैं, 2000 इनकार्सरेट हो गए हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब एक हदफ तो उन्होंने हासिल कर लिया है। जैसे 2019 में बालाकोट के बाद उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया था। अब इसी बहाने ये रिप्रेशन का एक न्यू राउंड शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ऑब्जेक्टिव ये है कि जब इन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया है और उसकी जो एक शनाख्त है उसको भी तब्दील किया जाए, और वो सूरत हो सकता है जब आबादी का तनासब तब्दील हो, जो चीज़ें महरूम किया जाए। तो ये उनकी उधर स्ट्रेटजी। मगर उस एक कोता नज़री के एंगल से मैं देखता हूँ उनकी, क्योंकि न्यूक्लियर अगर दो एडवर्सरी हों, नेबर्स भी हों, आई बॉल टू आई बॉल उनकी फोर्सेस हों लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो ये स्पेस जो ये ढूंढ रहे हैं कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की, कोई अपना फेस सेविंग के लिए, वो
मुश्किल स्पेस और बहुत डेंजरस गेम ये होती है, क्योंकि जब न्यूक्लियर दोनों ममालिक हों, डेटरेंस उनका इंटैक्ट हो, हमारी कैपेबिलिटी और हमारी पोस्चरिंग, जो अभी आपने वो अब्दाली मिसाइल का एक वो तजर्बा भी देखा, तो ये सारा रिजॉल्व शो करता है कि आर न्यूक्लियर डेटरेंस इज इंटैक्ट, और कन्वेंशनल स्पेस के लिए हम कोई स्पेस साहब, अब्बास इराक़ची साहब के दौरे को किस तरह से देखते हैं? इससे पहले कुलभूषण जाधव वाला मामला हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो ईरान से होते हुए एंड देन ही एंटर्ड पाकिस्तान। एंड क्या हम इन मामलात के ऊपर भी बात करेंगे कि जो फैसिलिटेशन इंडिया प्रोवाइड कर रहा होता है और ईरान के बॉर्डर्स को यूज़ कर रहा होता है पाकिस्तान में दहशतगर्दों को भेजने के लिए, हमने बलूचिस्तान वाक़या भी होता हुआ देखा भी कुछ दिन पहले। सो व्हाट डू यू थिंक, आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल? क्या हमारी रिजर्वेशंस उनके साथ शेयर होंगी, और साथ ही साथ हम किन मामलात के ऊपर इत्तफाक भी रखते हैं? देखिए, ऑस्टेंसिबली जो अब्बास इराक़ची साहब आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, वो आ तो ये मीडिएशन के लिए रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि मीडिएशन तक बात महदूद रहेगी। ये फुल स्पेक्ट्रम जो डिस्कशन का, वो उसमें काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन वो भी आएगा, बट बेसिक उनका एम ये है कि वो ये टेम्परेचर को रिड्यूस करें, और इसके बाद वो भारत भी जाएंगे, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान वो चाहते हैं कि जो तनाव वाला माहौल है वो कम हो। बट यस, ये भारत ने क्योंकि ईरान की आइसोलेशन और इंटरनेशनल सैंक्शंस का फ़ायदा उठा के चाबहार डेवलप करने का एक इंडिया दिया था, जिससे वो बाद में पीछे हट गए, मगर इसी बहाने उन्होंने वहाँ पे बहुत सा असर व रसूख कायम किया। क्या थे वो टेररिस्ट सेल भी वहाँ से ऑपरेट करते रहे, फिर ईरानियन सॉइल में इनका काफ़ी असर व नफूज़, इनका असर व रसूख है, और पाकिस्तान को ज़ाहिर है वो पहले भी मुख्तलिफ चैनल से ये कन्वे किया गया, अब भी कन्वे किया जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ ये कि भारत ने ये फॉल्स फ्लैग करने के बाद इंटरनेशनल हमदर्दियाँ अपने तरफ समेटने की भरपूर कोशिश की, बट जो करंट डेवलपमेंट है, यानी कि अब्बास इराक़ची साहब का पाकिस्तान आना, इसके साथ साथ अरब काउंसिल का ये कहना कि जी दोनों ममालिक जो है वो डीएस्केलेट करने में मदद करें एक दूसरे की, राइट टू यूनाइटेड नेशंस एंड अमेरिका जिन्होंने भारत का बयानिया नहीं बाय किया, तो वहाँ तो इंटरनेशनली तो भारत की सुबकी हुई, बट आई वाज वाचिंग द मीडिया एंड उनके जो वो एंकर से लेके और उनके जितने भी राइट विंगर्स हैं, वो अब उन फैमिलीज़ को जो इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत मारे गए बेचारे, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज फ्रॉम बीबीसी टू अदर न्यूज़ आउटलेट्स कल एक बड़ा ही सिंटिलेटिंग किस्म का बयान था जो एक बेवा हुई है खातून उसमें, और ऑब्वियसली हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ, कि हमारी सरकार ने हमें वहाँ पे यतीम और तन्हा छोड़ दिया, वो सिक्योरिटी कहाँ थी। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि पहलगाम से नीचे आप मकबूजा जम्मू कश्मीर में घूमें तो हर 30 मीटर पे आपको सीआरपीएफ नजर आएगी, लेकिन वहाँ पे नहीं थी। सो द थिंग इज के अब उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है अपने ही लोगों की तरफ मोड़ लिया है, एंड इट इज गोइंग टू फॉल सो मच फ्लैट कि लोग उनसे ये क्वेश्चन करेंगे कि छोड़िए पाकिस्तान को, पहले अपना जवाब तो दीजिए। देखिए, ये राइट विंग हिंदुत्व आइडियोलॉजी एक पागलपन है, और कोई भी आइडियोलॉजी जैसा कि नाजीइज्म था, जो एक नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को उन्होंने हाईजैक कर लिया था, और उसके बाद वो हॉलोकॉस्ट जैसे बारबैरिक इंसिडेंट्स पे मुनत्तज हुआ, इसी तरह भारत भी इस वक्त आरएसएस, अभी 58,000 इनकी ब्रांचेज हैं जो कि बिल्कुल एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक्ट करती हैं, और बीजेपी को उन्होंने प्रॉप अप किया हुआ है। कोई अपोजिशन जो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती है इलेक्शन में, तो ये लोग मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स और हीलों के तहत उनको डिस्टेबलाइज करते हैं और इलेक्शन हराते हैं। पिछले 2 इलेक्शन में ऐसा ही हुआ, पॉपुलर वोट ज़्यादा लिया है अपोजिशन अलायंस ने, जीत मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी को मिल गई है। उनकी जोड़ तोड़, इंड्यूसमेंट्स, कोहर्शन, अभी ये बिहार में इलेक्शन है तो वही टैक्टिक्स वहाँ आजमाए जा रहे हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, उसको ये प्रेशराइज कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की ज़द में है, और जब वो होता है तो फिर लॉजिक, रैशनैलिटी, रीज़न वो सारी पसे पुश्त रह जाती हैं। अब वो ये उस किस्म की सोच है जिसने अपने ही लोगों को कत्लेआम किया समझौता एक्सप्रेस में। उसके बाद चत्ती सिंह पूरा वाक़या आपको याद होगा, बिल क्लिंटन साहब आ रहे थे और उसमें
36 से 40 के करीब सिखों को इन्होंने खड़ा करके फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे थोप दिया, मगर उसको बिल क्लिंटन ने भी बाय नहीं किया। और बाद में मैडलिन ऑलब्राइट की एक बुक थी माइटी एंड ऑलमाइटी, उसके फॉरवर्ड में ये लिखा गया कि ये इंडिया ने खुद किया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे कर रहा है। तो वो इतना प्रेशर आया कि वो फॉरवर्ड उसको तब्दील करना पड़ा इंडिया में हार्पर कॉलिंस जो उसके पब्लिशर से। उसके बाद बालाकोट आपने देख लिया था, पुलवामा उन्होंने किया और उसके बाद उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के उसको यूज़ किया अटैक करने के लिए। अब ये पहलगाम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और जो आप बता रही हैं कि वहाँ पहलगाम में उन्होंने सिक्योरिटी कोई नहीं थी, सिक्योरिटी भी नहीं थी और कोई रेस्क्यू और फर्स्ट एड की मामलात भी नहीं थे। तो दैट इज़ व्हाई कैजुअल्टीज वहाँ ज़्यादा हुई हैं। अब ये देखिए एक रियलिटी वो दुनिया को दिखा रहे हैं, झूठ कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और आइडियल है ये टूरिज़्म के लिए। अब टूरिज़्म के लिए ये जगह आइडियल वो कह के उन्होंने वो जो लोग जिनकी रिजेंटमेंट थी कश्मीर के अंदर, उनको एक किस्म का एंटाइस किया है कि इन पे अटैक करें, सिक्योरिटी उठा दी है एंड फैसिलिटेट भी किया है ताकि ये वाक़या हो और उससे अपने ये जो तस्वीराती मुफादात हैं ये हासिल किए जाएँ। उसमें से एक मुफाद मैंने गिनवा दिया है। दूसरा ये था कि पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर पे मुब्तला करके डिस्टेबलाइज़ रखा जाए, उसकी इकॉनमी जो टेक ऑफ करने की अभी पोजीशन में आई थी, दोबारा उसको पीछे धकेला जाए और अपने जो प्रॉक्सीज़ हैं टीटीपी और बीएलए उनको एक नया लीज ऑफ लाइफ दिया जाए। और दूसरा हदफ तो उन्होंने सिंध ताश माहदे से इखराज की सूरत में वो हासिल किया है। तो ये इन मकासद ये इन्होंने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी है, मगर दुनिया को भी अभी इनकी बयानिए की फतीक जिसको कहते हैं वो हो गई है और वो उसको अभी बाइट नहीं कर रहे इनके बयानिए को। इनके जो हलीफ ममालिक हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, रूस भी शामिल है, उन्होंने भी सरफ़ नज़र किया है इनकी इस बयानिए से। और रूस ने तो बल्कि इनको कहा है कि मिल बैठ के आप करें, ये डी-एस्केलेट होना चाहिए 2 न्यूक्लियर इनके दरमियान। और इस कमोबेश इसी किस्म की आवाज़ें अमेरिका की तरफ से आई हैं। दो इन्होंने बेहतरीन कोशिश की है कि उनके अपने जो इंडियन डायस्पोरा और अपना क्लाउड है इनका, उसको इस्तेमाल करते हुए हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान ही दिलवा दें, मगर उसमें ये काम और मजीद चूंकि अभी देखिए उनका completely agree with that. On the other hand हम उनके अंदर मुल्क में ही हम देख रहे हैं कि चाहे वो उनके फौजी अफसरान हो, एक्स मिलिट्री मैन हो या इस वक्त अपनी सर्विसेज कर रहे हैं वो हो, मुसलसल उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं एंड देयर हेट्रेड टुवर्ड्स पाकिस्तान और ह्यूमन काइंड वो इतना वाज़े तौर पर अब नज़र आने लगा है। कल एक खबर आई कि एक भारतीय फौजी है, उसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली, उसके ऊपर उसको पनिश किया जा रहा है। इट्स द हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड। आई मीन आप किसी भी इंसान के साथ इस तरह से कैसे पर्सनल ऐसी मोमेंट पर तो आप अपने जवानों को, अपने फौजी अफसरान को ज़्यादा कोशिश करते हैं कंफर्टेबल करने की, सो दैट मरीजों को वापस भेज दिया, हाँ, जो बेचारे दे हैव गॉन ऑन द डेथ बेड। हमने एक इंटरव्यू किया ब्रिगेडियर साहब एक फैमिली को और उन्होंने हमें बताया कि अस्पताल का अमला उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि इनको छोड़ दें, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका ऑपरेशन हो जाने दें। उन्होंने रीस्केड्यूल किया उनका ऑपरेशन, लेकिन फिर भी चूंकि उनके पास रिकवरी का टाइम नहीं बचता और बड़ी कोशिशों के बाद भी अस्पताल इंतजामिया, उनकी अपनी अस्पताल इंतजामिया नहीं बचा सकी उन बच्चों को। तो आई मीन इट इज़ द हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड, नॉट जस्ट लाइक पाकिस्तान बट देयर ओन पीपल एज वेल एट द सेम टाइम। देखिए ये तो हमें स्कॉलर्स बता चुके हैं। जो एक स्कॉलर हैं जो इन्होंने साइकोलॉजी में बड़ा काम किया है, स्टॉब 2005 में उनका मुकाला है जिसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी को डी वैल्यू करना हो तो उसको डी ह्यूमनाइज करते हैं पहले साइकोलॉजिकली और वो ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है एज लेजिटिमेट टारगेट। तो ये बायनिया किस्म की हिंदुत्वा जो आइडियोलॉजी है ये दूसरी माइनॉरिटीज़ को, चाहे क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, उनको ऑब्जेक्टिफाई करके डी ह्यूमनाइज करते हैं और उनके लिए किसी भी किस्म की एट्रॉसिटी जायज़ हो जाती है। और ये वो थिंकिंग है, ये वो ह्यूब्रिस है जिसकी गिरफ्त में बदकिस्मती से इनका भारत का एक बड़ा तबका आ चुका है। और ये जो दिफाई इनके मुबस्सिर होते हैं और मीडिया पे जो कमेंटेटर्स हैं वो भी श्रिल वॉइसेस इस वक्त मेजॉरिटी में आ चुकी हैं और जो सेन वॉइसेस हैं उनका गला घोंट दिया जाता है। अभी करण थापर हैं, उनके प्रोग्राम में मैं एक अजय सोनी साहब को सुन रहा था।
वो उन्होंने भी जंग से गुरेज का मशवरा दिया और वो जो दोवल वाला पुराना फलसफा था उसकी तरफ जाने को कहा, यानी कि एक तरफ जंग से रोक रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं। टेनर वॉइसेस आल्सो वो उस वक्त भारत में उनके लिए स्पेस बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि मीडिया जो है उसको वो खरीद है, कॉर्पोरेट जो चीफ हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।